हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 26 की इस थ्योरम से और फिर हम आगे तक करेंगे। देखो, फर्स्ट थ्योरम कहती है कि आर अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी है, तो आपने ये प्रूव करना है कि आर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन मैं आपको बहुत अच्छे से इससे पिछले वाले लेक्चर में करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर चेक कर लेना, काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पे आपको बताया। तो इसने ये कहा कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है। अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए क्या होता है, एक बार रिवीजन ले ही लेते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो और दो प्रॉपर्टीज और फर्स्ट कौन सी है कि जीरो और यूनिट एलिमेंट्स को छोड़ के हर किसी को आप प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड सेकंड, अगर आपको दो ऐसी फैक्टराइजेशंस मिल जाती हैं तो उसमें पहली बात तो ये जो आर है ये एस के इक्वल होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों ही फैक्टराइजेशंस के अंदर। एंड एवरी पी आई इज एन एसोसिएट ऑफ सम क्यू जे, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट के साथ तो एसोसिएट होगा ही होगा। ये हमारी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की कंडीशन है। तो इसने कह दिया कि आर अगर इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ every non-zero and non-unit element of R is a finite product of primes। यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एंड नॉन यूनिट एलिमेंट इज फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और अगर वो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, एक मान के और फिर आपने दूसरी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम उसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन मान लेते हैं। अगर वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि ज़ीरो और यूनिट एलिमेंट्स को छोड़ के आप बाकी हर एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और प्राइम्स भी क्या होते हैं, इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स ही होते हैं, तो इसका मतलब आप उनको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है। अब मेन चीज़ पता है क्या है, दूसरा पार्ट प्रूव करना, कन्वर्स पार्ट प्रूव करना। यानी अब आपने लेके चलना है कि आप हर किसी नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने ये प्रूव करना है कि वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। देखो, ए इसने कोई नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट मान लिया, तो उस ए को आप P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन अप टू PM ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पे हर PI क्या है, प्राइम है। क्योंकि इसने यही कहा था प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप सबको लिख सकते हो, तो सारे के सारे प्राइम्स होंगे। अब जैसा कि आर इंटीग्रल डोमेन है, इसने हमें दिया था कि आर एक इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन है तो देयरफॉर ईच पी आई इज इररिड्यूसिबल। हमने ये किया हुआ है कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो उसके जो प्राइम एलिमेंट्स होते हैं वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होते हैं। ये किया था ना हमने पेज नंबर 8.19 पे, 8th चैप्टर कर रहे थे जब हम, तो वहाँ एक करोडरी आई थी कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है ना तो उसका हर प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है। तो ये सारे प्राइम एलिमेंट्स हैं तो सारे के सारे इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होंगे क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है। अब हमें ये शो करना है कि ईच इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर इज ए प्राइम, यानी आर के जितने भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, प्राइम एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वही तो हमें करना है ना। अब हमें ये लेके चलना है कि आप उनको प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट मतलब फाइनाइट प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आपने उसको प्रूव करना है। अब इसके लिए हमने इससे जस्ट पीछे वाली थ्योरम ही की थी, और वो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है और every non-zero and non-unit element can be expressed as the product of irreducible elements and every irreducible element is prime, तो R यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। ये तो हमने प्रूव कर दिया है कि आप उनको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किया ना अभी, उनको प्राइम की टर्म्स में तो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे आप।
और आर इंटीग्रल डोमेन है तो हर प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, यानी हर नॉन ज़ीरो हर नॉन यूनिट एलिमेंट को आप इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही पा रहे हो। तो अब सिर्फ क्या प्रूव करना रहता है कि एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम, सिर्फ इतना प्रूव कर देते हैं, उसके बाद आर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो जाएगा। तो इसलिए इसने कहा है कि वी शैल शो दैट कि ईच इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम। कैसे प्रूव करेंगे? एक्स को कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट लेके चल पड़ो, उसको हमें प्राइम प्रूव करना है। अब एक्स के यहाँ नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात है, उसको आप फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। हमने माना है, ये वाली चीज़ हमने मानी है ना, प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब n हमने 1 से बड़ा मान लिया और x क्या है, इरेड्यूसिबल है, तो आप q1 को कॉमन ले सकते हो, q1 q3 एंड सो ऑन आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे q1 अलग रख लिया हमने, 8 q2 q3 एंड सो ऑन qn हमने रख लिया। अब एक बात बताओ, x कैसा है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, और इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? यही होती है ना इरेड्यूसिबल एलिमेंट की मेन कंडीशन, कि अगर आप p को a इंटू बी लिख रहे हो तो आइदर a इज यूनिट और b इज यूनिट। तो वही इसने यहाँ कहा है कि आप x को इन दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो तो आइदर q1 इज यूनिट और दिस इज यूनिट, या तो ये यूनिट होगा या फिर ये यूनिट होगा। लेकिन q1 क्या था, हमारा प्राइम एलिमेंट था, तो ये यूनिट तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम एलिमेंट की पहली कंडीशन ही होती है कि ना तो वो ज़ीरो होना चाहिए और ना ही वो एक यूनिट होना चाहिए। तो प्राइम एलिमेंट है तो यूनिट हो नहीं सकता, q1 यूनिट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कौन यूनिट है? इनकी प्रोडक्ट यूनिट है, और इनकी प्रोडक्ट यूनिट है, दिस इम्प्लाइज q2 इज अ यूनिट विच इज कॉन्ट्राडिक्शन एज q2 इज प्राइम। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब ये यूनिट है यानी इसकी प्रोडक्ट का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली q2 भी तो यूनिट होगा, q2 का भी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि q1 q2 सारे के सारे कैसे थे, हमारे प्राइम ही तो हम लेके चल रहे हैं ना स्टार्टिंग से। देखो q1 q2 सारे प्राइम्स हैं, तो यूनिट q2 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने कुछ गलत माना हुआ है कि n ग्रेटर देन 1 है। n ग्रेटर देन वाला केस नहीं है, n इज इक्वल टू 1 है, यानी x इज इक्वल टू क्या है, सिर्फ q1 के, और q1 क्या है, प्राइम है, तो x भी क्या हो गया, प्राइम हो गया। Therefore, we have shown that an arbitrary irreducible element इस इंटीग्रल डोमेन का वो प्राइम एलिमेंट है। तो वही कंडीशन प्रूव करनी थी हमें, तो वो पिछली थ्योरम से आर क्या बन गया, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। नेक्स्ट थ्योरम की हम बात करते हैं। ये क्या कहता है कि किसी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के अंदर एवरी पेयर ऑफ अ नॉन जीरो एलिमेंट हैव अ जीसीडी एंड एलसीएम। नॉन जीरो एलिमेंट्स की कोई भी पेयर आप उठा लो, जीसीडी और एलसीएम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, आए चाहे जीसीडी 1 या एलसीएम, कुछ भी कोई भी कुछ भी है, लेकिन ज़रूर होंगे, एक जीसीडी भी उसकी होगी उन दोनों की, और एलसीएम भी होगा। देखो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आपने मान लिया और उसके आपने कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए। नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात कर रहा है, जीरो नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट्स, दोनों के दोनों। केस नंबर फर्स्ट देखो, ये क्या कहता है, लेट अस, दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना, कि लेट अस कंसीडर द केस व्हेन वन ऑफ देम इज यूनिट, कि उनमें से एक यूनिट है। सेकेंड केस हमने माना कि जब उनमें से कोई भी यूनिट नहीं है। देखो तो फर्स्ट केस क्या है कि जब उनमें से एक यूनिट है, हमने कोई एक ए मान लिया कि वो यूनिट है। अगर कोई यूनिट है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करता है। अब बी को आप क्या लिख सकते हो, ए इन्वर्स इंटू बी लिख सकते हो, और फिर इस पर एसोसिएटिव लॉ लगा के ए बाहर रख लो, ब्रैकेट लगा दो ए इन्वर्स बी के ऊपर। बी को आप इसकी और इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। यही तो डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है। ए बी को कब डिवाइड करेगा, अगर हमें कोई तीसरा नंबर मिल जाए सच दैट उसकी हम ए से मल्टीप्लाई करें और बी के इक्वल आ जाए, और ऐसा ही हो रहा है, तो ए बी को डिवाइड करता है। लेकिन ए खुद को भी तो डिवाइड करता है, तो ए और बी का कॉमन डिवाइजर कौन है, ए है। ठीक है, कॉमन डिवाइजर कौन है इसका, ए और बी का कौन है, ए है। अब जीसीडी के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, दो ही चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, यानी वो जो एलिमेंट आया वो ए को भी डिवाइड करे और वो बी को भी डिवाइड करे, ऐसा तो वो कर रहा है।
दूसरे केस में हम क्या करते हैं, कोई दूसरी एलिमेंट मान के चलते हैं सच दैट कि वो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी। तो हमें इस ए को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दिखाना है, यानी इसको बड़ा दिखाना है, डी को छोटा दिखाना है, यानी ये दिखाना है कि डी डिवाइड्स ए। तो देखो डी हमने मान लिया कि वो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। अब 1 और 2 से हमें क्या मिला, 1 क्या कहता है ए और बी का कॉमन डिवाइजर है, और यहाँ से हमें क्या मिला कि जो डी है वो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, डी ए को डिवाइड करता है। देखो पहले इस चीज़ की डेफिनेशन देखो, हमने ए को ए और बी की जीसीडी प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना था कि ए को डिवाइड करता है और ए बी को डिवाइड करता है। दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी। फिर हमें क्या करना था, एक दूसरा लेके चलना था, हमें सी ले लिया था। तो अगर सी ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे तो सी डी को भी डिवाइड करे। तो हमारे केस में हमने जहाँ डी है वहाँ ए लेने की कोशिश ए लिया है, और जहाँ इन्होंने सी लिया है वहाँ हमने डी लिया है। तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या प्रूव करना था। देखो जहाँ डी है वहाँ मैंने ए किया है और जहाँ सी है वहाँ हमने डी किया है। तो यानी हमें ये चीज़ें प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और अगर डी ए को डिवाइड करे और डी बी को डिवाइड करे तो हमें ये प्रूव करना था कि डी ए को डिवाइड करे, वो तो ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ए और बी की जीसीडी कौन बन गया, ए। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि ए यूनिट ना हो कि बी यूनिट हो। अगर बी यूनिट हो जाए तो देखो अब हम बात करेंगे एलसीएम की, तो देन बी इज इक्वल टू ए, इसकी जीसीडी हो जाएगी। ये तो हो जाएगा ना, यानी ए यूनिट है तो ए उनकी जीसीडी बनेगी और बी यूनिट है तो बी उनकी जीसीडी बनेगी। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। अब ए बी को डिवाइड करता है और बी खुद को तो डिवाइड करता ही है, इसका मतलब ए और बी का कॉमन मल्टीपल कौन है, बी। और दूसरी कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी होती है कि अगर हमें कोई और मिल जाए सच दैट ए सी को डिवाइड करे और बी भी सी को डिवाइड करे, तो जो ये बी है ये लीस्ट होना चाहिए, यानी बी सी को डिवाइड करना चाहिए। ये तो अपने आप ही है, ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है कि बी सी को डिवाइड करे, तो ऑब्वियसली यहीं से बी सी को डिवाइड कर रहा है जैसा कि ऊपर हो रहा था। तो इसका मतलब इट फॉलोज दैट बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और बी यूनिट हो जाता है तो हमारा ए एलसीएम बन जाता है ए और बी का। अगर ए यूनिट है तो ए तो बनेगी जीसीडी और बी हमारे बनेगी एलसीएम, और अगर बी यूनिट हो जाता है तो बी बनेगी हमारी जीसीडी और ए बनेगा हमारा एलसीएम। ये चीज़ ध्यान रखना। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं जहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है। अब कोई भी यूनिट नहीं है और आर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो वो क्या कहता है कि नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट्स को आप फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। तो ए इज इक्वल टू पी वन रेज टू द पावर अल्फा वन, p2 raised to the power alpha 2 and so on pn की पावर अल्फा n. Similarly b is equal to p1 की पावर बीटा 1, p2 की पावर बीटा 2 and so on pn की पावर बीटा n. अब this can be expressed as the product of irreducibles pi raised to the power s by suitably choosing the powers of pis. यानी सिंपल सी बात है, इनको आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स होने चाहिए क्योंकि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। अब देखो हमें ना इनकी जीसीडी और एलसीएम की बात करनी है। ए और बी हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं ना, बात तो हमें इनकी जीसीडी और एलसीएम की करनी है। तो ए इस टाइप से है और बी इस टाइप से है, तो जीसीडी और एलसीएम ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई टर्म जो मिनिमम है, यानी जितने भी अल्फा आइज हैं और जितने भी बीटा आइज हैं सब में जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने गामा आई मान ली, और जो जितने भी अल्फाइज और बीटाइज हैं उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने डेल्टा आई मान ली। तो अगर हम उन सबकी पावर्स मिनिमम ले लेते हैं तो वो तो जीसीडी बन जाएगी। जीसीडी मतलब जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। और अगर हम मैक्सिमम पावर ले लेते हैं तो वो एलसीएम बन जाएगा, यानी ए इसको डिवाइड करेगा और बी भी इसको डिवाइड करेगा। ये केस तो बिल्कुल सिंपल था। आपने पहले उनको इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर एक टर्म मान ली सबसे छोटी, एक मान ली सबसे बड़ी। सबकी छोटी वाली पावर कर दोगे तो वो जीसीडी बन जाएगी, सबकी बड़ी वाली पावर कर दोगे तो वो एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल से शो किया हुआ है। आपने 60 और 75 दो एलिमेंट्स ले लिए। सेकेंड केस है ये, जहाँ पे ना तो ये यूनिट है ना ये यूनिट है, तो वहाँ पे 60 को आप इस टाइप से लिख सकते हो, 75 को आप इस टाइप से लिख सकते हो।
अब जीसीडी निकालनी है आपको, तो क्या करो, इन जितनी भी पावर्स हैं सब में से जो मिनिमम पावर्स हैं वो ले लो। तो इनमें मिनिमम कौन है 0, इनमें मिनिमम कौन है 1, इनमें मिनिमम कौन है 1, यानी उस एलिमेंट की जो दोनों पावर है ना उनमें से मिनिमम इसकी पावर आपने चढ़ानी है। यहाँ पे इनमें से मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम और इनमें से मैक्सिमम, तो आंसर ये जीसीडी आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। मैंने शायद यहाँ जितने भी बोल दिया था वो शायद आई थिंक, तो ऐसा नहीं है, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपने अल्फ़ा 1 और बीटा 1 में से जो मिनिमम है वो गामा 1 होगा, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 में से जो मिनिमम है वो गामा 2 होगा, एंड सो ऑन। मैक्सिमम की बात करोगी तो वही चीज़ है, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 में से जो मैक्सिमम है वो डेल्टा 1 होगा, जो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 में मैक्सिमम है वो डेल्टा 2 होगा, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में देख भी लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अबव थ्योरम, अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम हो जाते हैं, देन अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करेगा। देखो, यानी ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, यानी इन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करेगा। आपको ध्यान हो, ये चीज़ हमने पहले भी की हुई है कि दो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं और ए बी इंटू सी को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली ए सी को डिवाइड करेगा ना, क्योंकि ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं 1 को छोड़ के। इसको प्रूव कैसे करोगे वो देखो। अब ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनकी जीसीडी जो है वो 1 है, यूनिटी है। अब लेट ए डिवाइड्स बी सी, क्योंकि इन्हें कहा ना अगर ए बी सी को डिवाइड करे तो ए सी को डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है और ये लेके चलना है, तो ये हमने मान लिया। अब अगर ए यूनिट हो जाता है तो ऑब्वियसली ए सी को डिवाइड करेगा, अगर ए यूनिट हो जाता है तो वो ए ऑब्वियसली जो ए है वो सी को डिवाइड करेगा ही करेगा, यूनिट एलिमेंट तो डिवाइड करता ही है ना। अब हम मान लेते हैं कि वो यूनिट नहीं है, अगर ए यूनिट नहीं है तो वही है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन वाली कंडीशन से आप उसको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एलिमेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे तो जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की वो बात करती है, लेकिन इसमें इसने कहा अबव थ्योरम से, और अबव थ्योरम में क्या था, अबव थ्योरम इन्होंने ये वाली ली हुई है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो इसने इस थ्योरम का यूज़ किया है कि वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये चीज़ होल्ड करेगी। यानी अगर वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है ना तो उसकी हर नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को आप फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है, ये प्राइम ले लिए। अब देखो ए बी सी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब बी सी हमें कोई एम मिल जाएगा सच दैट बी सी को आप एम इंटू ए लिख पाओगे। अब एम एज इट इज़ रख लो, ए की वैल्यू रख दो। Since each element of R can be uniquely expressed as product of the prime elements of R, इसका मतलब यूनिकली ये कहता है ना वो, यानी ईच ऑफ प्राइम एलिमेंट्स, ये जितने भी प्राइम एलिमेंट्स हैं मस्ट अकर एज द फैक्टर ऑफ आइदर बी सी और सी। ऑब्वियसली जब बी और सी की प्रोडक्ट इन सब की प्रोडक्ट के इक्वल है तो ये फैक्टर, हर कोई फैक्टर या तो बी में होगा या सी में होगा, कोई बी में हो सकता है कोई सी में हो सकता है, जब भी तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में आए। लेकिन इसने कहा कोई भी बी का फैक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारे किसके फैक्टर हैं, ए के फैक्टर हैं, और अगर इनमें से कोई बी का भी फैक्टर हो जाता है तो ए और बी को प्राइम तो रहे ही नहीं, उनमें कॉमन आ गया कुछ, तो इसका मतलब ए और बी को प्राइम नहीं रहेंगे, तो इसलिए कोई भी बी का फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सारे के सारे किसके फैक्टर्स हैं, सी के फैक्टर्स हैं, यानी सारे के सारे किसको डिवाइड करते हैं, सी को, और इन सब की मल्टीप्लिकेशन थी क्या, ए, यानी ए डिवाइड्स सी। ए क्या है, अगर कोई प्राइम एलिमेंट है किसी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का, और बी और सी उस यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो ए अगर बी सी को डिवाइड करता है तो दिस इम्प्लाइज ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड्स सी। ये तो हम पहले भी करते थे, प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन ही हमें क्या कहती है कि ए जो है अगर बी सी को डिवाइड करता है तो ए बी को भी डिवाइड करेगा और ए सी, या फिर सॉरी इनमें से एक को डिवाइड करेगा, या तो बी को डिवाइड करेगा या फिर वो सी को डिवाइड करेगा। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन वाला कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब अगर ए बी को डिवाइड करता है तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, अगर ए बी को डिवाइड नहीं करता तो हमें ये प्रूव करना है वो सी को डिवाइड करेगा। अब अगर वो बी को डिवाइड नहीं करता और ए कैसा है, प्राइम एलिमेंट है, एंड ए बी को डिवाइड नहीं करता, तो सो वी क्लेम दैट ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि हमारा जो पिछला जो करोलरी थी वो क्या कहती थी, ए और बी अगर रिलेटिवली प्राइम हम प्रूव कर देते हैं
तो A डिवाइड्स बी सी विल इम्प्लाई A डिवाइड्स सी। तो अगर हम A और B को को प्राइम प्रूव कर दें तो A बी सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A सी को डिवाइड करता है। वही तो हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सिर्फ ये प्रूव कर दो कि A और B को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वन को छोड़ के। अब सिंस A इज़ अ प्राइम एलिमेंट, वो प्राइम एलिमेंट है, यानी ओनली डिवाइजर्स ऑफ A आर एसोसिएट्स ऑफ A और यूनिट्स ऑफ R। अब ये तो रिजल्ट होता ही है, A क्या है, प्राइम एलिमेंट है, तो इसके ओनली डिवाइजर्स या तो एसोसिएट्स होंगे उसके या फिर उसकी यूनिट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 5 की बात करो और हमने इंटीजर्स का केस यहाँ पे लिया हुआ है। 1 5 को डिवाइड करता है, -1 5 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है और -5 5 को डिवाइड करता है। कोई और इंटीजर 5 को डिवाइड नहीं करता ना। अब इसने कहा इसके डिवाइजर कितने हैं, 4 है। तो कोई प्राइम एलिमेंट है ना, तो उसके जो डिवाइजर्स हैं या तो वो यूनिट्स होंगे, 1 और -1 यूनिट्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की, और या फिर वो उसके एसोसिएट्स होंगे, क्योंकि 5 और -5 उसके एसोसिएट्स ही तो हैं। कोई भी दो नंबर एसोसिएट्स कब थे, अगर आप उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओ जहाँ जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, यूनिट आए। तो 5 को आप 1 × 5 लिख सकते हो और -5 को आप -1 × 5 लिख सकते हो। तो इसके 4 ही डिवाइजर आए, 2 तो यूनिट्स और 2 एसोसिएट्स। तो तभी इसने कहा है कि कोई प्राइम एलिमेंट है, तो प्राइम एलिमेंट और प्राइम नंबर में डिफरेंस होता है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन इंटीजर्स बोला ना मैंने, तो प्राइम एलिमेंट इंटीजर्स के केस में तो प्राइम नंबर ही होता है। अब ओनली डिवाइजर्स क्या हो सकते हैं, या तो एसोसिएट्स होंगे या फिर उसकी यूनिट्स होंगी। बट एन एसोसिएट ऑफ ए कैन नॉट बी अ डिवाइजर ऑफ बी। लेकिन जो ए का एसोसिएट है वो बी का डिवाइजर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी को डिवाइड नहीं करता, तो जो ए का एसोसिएट होगा वो बी को तो डिवाइड करेगा ही नहीं। सिंस देन ए इटसेल्फ विल बी द डिवाइजर ऑफ बी, क्योंकि अगर इसके एसोसिएट ने बी को डिवाइड कर दिया, जैसे ए आपने 5 लिए हैं, अगर -5 बी को डिवाइड कर रहा है तो फिर 5 यानी ए को भी तो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब, और हम कह रहे हैं ए बी को डिवाइड नहीं करता, तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब उसका एसोसिएट भी उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, विच इज़ कॉन्ट्रारी टू आवर अजम्पशन। यानी एसोसिएट तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो उसके कौन से डिवाइजर बच गए, उसकी यूनिट्स। यानी दस यूनिट्स ऑफ आर ओनली डिवाइजर्स ऑफ ए विच ऑल्सो डिवाइड्स बी। यानी उनकी जीसीडी क्या है, यूनिट है। ठीक है, उनकी जो जीसीडी, हमें यही तो प्रूव करना था कि उनकी जो जीसीडी है ना वो क्या है, वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी उनकी जीसीडी यूनिट है। ठीक है, और हमने यही प्रूव कर दिया कि जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे, ऐसा तो सिर्फ आर की यूनिट्स ही हो सकती हैं। तो इनकी जो जीसीडी है वो यूनिट है आर की, यूनिटी नहीं यूनिट। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में वो कौन कौन होते हैं, 1 और -1। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सिंस ए और बी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो कोरोलरी 1 से हम क्या कह सकते हैं कि जैसा कि वो रिलेटिवली प्राइम है तो और ए बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखो, अगर आर एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो एवरी प्राइम एलिमेंट इन आर जनरेट्स अ प्राइम आइडियल। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और उसके अंदर का हर प्राइम एलिमेंट क्या करेगा, किसी ना किसी प्राइम आइडियल को ज़रूर जनरेट करेगा। देखो, आर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ले लो और पी उसका कोई प्राइम एलिमेंट ले लो। अब हम मान लेते हैं एस जो है वो पी से क्या हो रहा है, जनरेट होने वाला आइडियल है। तो आपने प्रूव क्या करना है, इसने कहा क्या कि वो प्राइम आइडियल को जनरेट करेगा। हमने मान लिया वो किसी आइडियल को जनरेट करता है, तो इसी आइडियल को हम क्या प्रूव कर देंगे, प्राइम आइडियल। देखो, और प्राइम आइडियल की जो कंडीशन है वो क्या होती है कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उस आइडियल के अंदर आ रही है ना, तो या तो वो ए उसके अंदर आए या फिर बी उसके अंदर आए। यानी इफ ए बी बिलोंग्स टू एस देन आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। अब ए बी एस के अंदर है और एस पी से जनरेट हो रहा है, तो ए बी को आप पी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो। और यही तो हमारी डिविजिबिलिटी की भी कंडीशन होती है। यानी ए बी को आप पी के किसी मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो पी ए बी को डिवाइड करता है। और पी इसने दिया था प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट क्या कहता है, अगर वो किन्हीं की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो या तो वो ए को डिवाइड करेगा या फिर वो बी को डिवाइड करेगा। अगर वो ए को डिवाइड करता है तो ए को आप पी इंटू एक्स लिख सकते हो,
और P अगर B को डिवाइड करता है तो B को आप P इंटू वाई लिख सकते हो। ठीक है, A को आप मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो P की, तो वो P से जनरेट होने वाले आइडियल में तो जाएगा ही जाएगा। एंड ये P का मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये भी तो उससे जनरेट होने वाले आइडियल में जाएगा। तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू एस था, तो आइदर ए बिलोंग्स टू एस आ गया और बी बिलोंग्स टू एस आ गया, क्योंकि ये ऐसी तो है ना, पी से जनरेट होने वाला आइडल हमने ऐसे माना हुआ है। तो पी क्या है, प्राइम आइडल है। तो हमने आर्बिट्रेरी आइडल उठाया था, वही प्राइम आइडल बन गया, यानी कोई प्राइम एलिमेंट है ना, तो वो किसी न किसी प्राइम आइडल को तो ज़रूर जनरेट करेगा। देखो नेक्स्ट लेमा है हमारा, इन एनी रिंग आर, जो यूनियन है हमारी असेंडिंग चेन ऑफ आइडल्स का, वो भी आइडल होगा। S1 is subset of S2, S2 is subset of S3 and so on, which is subset of Sn and so on. इन सब की यूनियन आपने आइडल प्रूव करनी है, जहाँ पे हर कोई S1, S2, S3 एंड सो ऑन सारे के सारे क्या हैं, आइडल्स हैं। तो इन सब की यूनियन को आपने S का नाम दे दिया, S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एस आई। अब सारे के सारे एस आई एस के सबसेट होंगे ऑब्वियसली, तो एस एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। और किसी को भी आइडल कैसे प्रूव करते हो, उसमें से दो एलिमेंट लिए, उनकी प्रोडक्ट उनकी सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंदर जाए, और एक एलिमेंट उसका और दूसरा एलिमेंट रिंग का वो भी उसी के अंदर जाए, तो वो आइडल बन जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब आपने क्या किया, एस से कोई दो एलिमेंट्स ए और बी उठाए, तो अगर वो एलिमेंट्स एस में हैं और एस क्या है, सारे एस आईज की यूनियन है, तो वो किसी ना किसी एस आई के अंदर होगा, ए भी किसी न किसी एस आई के अंदर होगा और बी भी किसी एस जे के अंदर होगा। ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान, अब ऑब्वियसली कोई एक तो छोटा होगा ना, तो हमने आई को लेस देन इक्वल टू जे मान लिया। इक्वल टू भी तो हो सकता है ए और बी दोनों एक ही आइडल में हो, तो इसका मतलब हमने मान लिया आई इज लेस देन इक्वल टू जे। अगर आई लेस देन इक्वल टू जे है तो ऑब्वियसली एस आई जो है वो सबसेट होगा एस जे का, क्योंकि S1 S2 का सबसेट है, S2 S3 का सबसेट है, तो जो छोटे वाला है एस आई वो बड़े वाले एस जे का सबसेट होगा। तो इसने क्या कहा कि अब ये इसका सबसेट है, तो एस जे के अंदर भी था ही, ए भी किसके अंदर आ गया, एस आई के अंदर था, और एस आई एस जे का सबसेट है, तो ए भी एस जे के अंदर आ गया, बी भी एस जे में है, ए भी एस जे में है, तो दोनों ही एस जे में है, और एस जे क्या है, एक आइडल है, तो उनका डिफरेंस भी एस जे के अंदर होगा, और किसी भी एस जे में आने की वजह से वो किस में चला जाएगा, एस में, क्योंकि सारे के सारे एस से एस आई की यूनियन जो है वो एस ही तो है, तो किसी एक में आ जाए, उनकी यूनियन में भी आ जाएगा। अब एस जे क्या है, आइडल है, तो एक एलिमेंट आपने इस आइडल का उठाया और दूसरा एलिमेंट आपने रिंग का उठाया, तो उनकी प्रोडक्ट भी एस जे के अंदर जाएगी, ए आर भी और आर ए भी। और एस जे जो है वो किसका सबसेट है, एस का, क्योंकि एस क्या है, इन सारे एस जे की यूनियन है, तो ए आर और आर ए दोनों के दोनों किसके अंदर चले जाएंगे, एस के अंदर। तो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं, एस ने क्या फॉर्म कर दिया, आइडल फॉर्म कर दिया, किसका, आर का। अब देखो असेंडिंग चेन कंडीशन फॉर अ प्रिंसिपल आइडल डोमेन, प्रिंसिपल आइडल डोमेन के लिए असेंडिंग चेन कंडीशन क्या होती है। देखो देखो इस लेमा में हमने क्या पढ़ा था, अगर ये रिंग है तो इन सब की यूनियन भी एक आइडल होगी। ठीक है, वो तो एक लेमा था। इसमें मेन चीज़ देखने की क्या है कि अगर आर एक रिंग है और उसकी हेल्प से आपने इतने सारे आइडल्स बनाए और उनकी असेंडिंग चेन का मतलब होता है ये, यानी S1 इज सबसेट ऑफ S2, S2 इज सबसेट ऑफ S3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन ये कह रहा है कि ये रिंग ना होके अगर ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन जाता है तो ये जो चेन है ये इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप ज़रूर होगी, यानी फाइनाइट आइडल्स आएंगे इस चेन के अंदर, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। अगर रिंग की बजाय वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो वही है असेंडिंग चेन कंडीशन कि एनी इन ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आर एवरी असेंडिंग चेन ऑफ आइडल्स मस्ट टर्मिनेट आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद उसको टर्मिनेट होना ही पड़ेगा, इन्फिनिटी तक वो नहीं जा सकता है। तो देखो कैसे हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। ये हमने असेंडिंग चेन मान ली जो इन्फिनिटी तक जाती है, और एस को हमने उन सबकी यूनियन मान लिया, तो वो आइडल होगा अबव लेमा से। तो देखो आर एक प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, तो एस एक प्रिंसिपल आइडल होगा। ऑब्वियसली प्रिंसिपल आइडल डोमेन क्या होता है, उसका हर आइडल क्या हो, प्रिंसिपल आइडल हो, और एस जो है वो आर का एक आइडल है, तो एस क्या होगा, प्रिंसिपल आइडल। और प्रिंसिपल आइडल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, यानी एस इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए। अब एस ए से जनरेट हो रहा है और एस है क्या, इन सारे एस आईज की यूनियन है।
अब देखो जो एस है, एस आइडल ए से जनरेट होता है, तो ऑब्वियसली जो ए एलिमेंट है वो एस में बिलोंग करेगा, और एस क्या है, यूनियन है। तो इसका मतलब ए जो है वो एस में बिलोंग करता है, और एस में बिलोंग करता है तो किसी न किसी एस आई के अंदर भी बिलोंग करेगा, यानी ए बिलोंग्स टू एस, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू सम एस के। अब कोई ए एस के अंदर है तो उसके सारे मल्टीपल्स भी तो एस के अंदर होंगे, क्योंकि एस के क्या है, एक आइडल है। और आइडल की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एलिमेंट तो इसका, एस के का, और दूसरा एलिमेंट रिंग का, उनकी प्रोडक्ट भी हमेशा ही इसी के अंदर जाएगी, यानी सब इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे सारे के सारे एस के अंदर जाएंगे। अब ए के सारे मल्टीपल तो फिर किसके अंदर होंगे, ए से जनरेट होने वाले आइडल के अंदर। अब ए के सारे मल्टीपल्स ही तो होते हैं ना इसमें, तो ये अगर इसमें बिलोंग करते हैं तो ये जो सेट बनाएंगे हम इनका, ए से जनरेट होने वाला आइडल, ये भी तो सबसेट होगा एस के का। अब ये देखो एस के का सबसेट है, यानी एस इज सबसेट ऑफ एस के, एस के सबसेट ऑफ एस के प्लस वन, क्योंकि ये असेंडिंग चेन है, ये इसका सबसेट है, तो उसको आगे क्या लिख सकते हो, एस के प्लस वन, फिर आगे क्या लिख सकते हो, एस के प्लस टू एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एस हर किसी एस आर का सबसेट होगा जहाँ पे आर किसी के से ग्रेटर देन इक्वल है, यानी एस इज सबसेट ऑफ एस के विच इज सबसेट ऑफ एस आर विच इज सबसेट ऑफ एस अगेन। ये चीज़ कैसे आई, देखो एस इज सबसेट ऑफ एस के, यहाँ से आया, एस के जो है वो एस आर का सबसेट है। ये चीज़ कैसे आई, क्योंकि के छोटा है और आर बड़ा है, तो एस के जो है वो छोटा होगा, सबसेट होगा किसका, एस आर का। और जो एस आर है वो क्या है, एक आइडल है, और इन सारे आइडल्स की यूनियन कौन बनाया था हमने, एस, तो ऑब्वियसली हर सेट सबसेट होगा ना एस का। एस इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, और ये दोबारा फिर एस का सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। एस आर इज इक्वल टू एस के फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी कोई ना कोई के हमें इस टाइप से मिल जाएगा कि उसके बाद के जितने भी आइडल्स होंगे वो सेम होंगे, यानी वो जो आइडल्स की चेन है ना वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, इन्फिनिटी तक वो नहीं जाएगी, अगर वो रिंग की बजाय प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बना देता है तो। नेक्स्ट लेमा की हम बात करते हैं, इसमें इसने क्या कहा, इन अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, किसी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर एवरी नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट इज डिविजिबल बाय एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट, यानी जीरो और यूनिट एलिमेंट्स को छोड़ के उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के, वो किसी न किसी इररिड्यूसिबल एलिमेंट से ज़रूर डिवाइड होंगे। इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो आर हमने प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मान लिया, और इसका एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट हमने मानना है ए, हमने वो मान लिया। हमें क्या प्रूव करना है कि ए जो है वो किसी इररिड्यूसिबल एलिमेंट से डिवाइड होता है। अब हमने मान लिया कि जो S1 है ना वो ए से जनरेट होता है, S1 जो आइडल है हमने माना है एक आइडल S1, वो ए से जनरेट होता है। अब अगर S1 मैक्सिमल हो जाता है तो वो इररिड्यूसिबल हो जाएगा ए एलिमेंट, ये हमने पीछे थ्योरम्स की थी कि S1 इज मैक्सिमल, कोई भी एलिमेंट कोई भी आइडल है किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो वो अगर मैक्सिमल आइडल है तो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, और अगर वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है तो वो मैक्सिमल आइडल होता है। ये चीज़ हमने की थी। तो S1 अगर मैक्सिमल है तो वो इररिड्यूसिबल हो जाएगा, यानी इररिड्यूसिबल है तो वो खुद से ही डिवाइड हो जाएगा, थ्योरम अपने आप प्रूव हो गई। यही तो प्रूव करना था ना, वो किसी इररिड्यूसिबल एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो एक खुद ही इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, खुद से डिवाइड होगा, तो प्रूव हो गई। बात कब है, अगर वो मैक्सिमल नहीं है। अगर वो मैक्सिमल नहीं है देन देयर एग्जिस्ट एन आइडल S2 सच दैट कि S1 इज सबसेट ऑफ S2 विच इज सबसेट ऑफ R। मैक्सिमल होता तो यहाँ इक्वल हम लगा सकते थे कि या तो ये इसके इक्वल है या फिर इसके, लेकिन मैक्सिमल नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली सबसेट का साइन है, यानी इक्वल नहीं है। S1 इज सबसेट ऑफ S2 एंड विच इज सबसेट ऑफ R, प्रॉपरली कंटेन्ड है इसके अंदर। अगर S2 मैक्सिमल है, क्योंकि S1 तो मैक्सिमल है नहीं, अगर S2 मैक्सिमल है तो इसका मतलब क्या है, ये भी किसी इररिड्यूसिबल एलिमेंट P1 से जनरेट हो जाएगा, तो S2 इज जनरेटेड बाय P1। अब A बिलोंग्स टू S1, ए किसका एलिमेंट था, S1 का, क्योंकि A से जनरेट हो रहा है ना S1, तो A S1 का एलिमेंट है, और S1 किसका सबसेट है, S2 का, और S2 किससे जनरेट हो रहा है, P1 से, यानी A बिलोंग करता है S2 में जो कि P1 से जनरेट हो रहा है, तो A को आप P1 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी A इज इक्वल टू MP1। ये चीज़ डिविजिबिलिटी की कंडीशन है, यानी P1 A को डिवाइड करता है, तो थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। P1 क्या था, एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट था, और उसने क्या कर दिया, A को डिवाइड कर दिया।
अब ये ऐसा हो गया तो थ्योरम हमारी प्रूव हो गई, यानी S2 अगर मैक्सिमल हो गया तो थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। लेकिन S2 मैक्सिमल नहीं है तो दोबारा से फिर हम क्या कहेंगे कि लेट S3 भी मैक्सिमल। फिर S3 मैक्सिमल है तो एक हमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट मिल जाएगा जिससे वो S3 जनरेट होगा, वो A को डिवाइड करेगा। फिर दोबारा से S4 एंड सो ऑन, इस टाइप से प्रोसीड करते रहेंगे हम। दिस स्टेप विल टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड वी गेट एन असेंडिंग चेन हमें मिल जाएगी। टर्मिनेट क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल आइडल डोमेन है और अभी हमने किया था प्रिंसिपल आइडल डोमेन के अंदर जो आइडल्स की असेंडिंग चेन है वो टर्मिनेट ज़रूर होती है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। और हर किसी अगर जो भी मैक्सिमल आइडल हमें मिलेगा वो मैक्सिमल एक तो मैक्सिमल आइडल हमें मिल ही जाएगा लास्ट वाला SN, तभी तो वो टर्मिनेट हुई ना वहाँ पे। तो वो मैक्सिमल आइडल है तो वो किससे जनरेट होगा? इरेड्यूसिबल एलिमेंट से, और वही इरेड्यूसिबल एलिमेंट A को डिवाइड कर जाएगा। तो ये क्या करता है? हमारे लेमा को प्रूव करता है। आज के लेक्चर की लास्ट थ्योरम करते हैं। एवरी प्रिंसिपल आइडल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार आई हुई है। प्रिंसिपल आइडल डोमेन कोई भी हो, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हमेशा ही होता है वो, यानी प्रिंसिपल आइडल डोमेन इसकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखो, ये आपने इसका कोई नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट मान लिया, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी कि कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट हो उसको आप फाइनाइट इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओ। तो अगर A जो है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो गया तो ओब्वियसली A को आप A लिख के एक बार लिख सकते हो, यानी इसको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। फाइनाइट ही तो है, ये 1 है, एक ही है और इरेड्यूसिबल एलिमेंट है। बात कब है? अगर वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है। अगर वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है तो देन देयर एग्जिस्ट एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट P1। तो हमें कोई P1 इरेड्यूसिबल एलिमेंट मिल जाएगा सच दैट जो P1 है वो किसको डिवाइड करेगा? A को। ये चीज़ें कैसे बोले इसने? जैसे हमने इसी से पीछे वाले लेमा में किया था ना कि S1 मैक्सिमल है तो वो इरेड्यूसिबल है, वही वो कह रहा है कि या तो A रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर A रिड्यूसिबल नहीं है यानी S1 मैक्सिमल नहीं है तो कोई दूसरा आइडल S2 एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर वो मैक्सिमल है तो हमें इरेड्यूसिबल एलिमेंट P1 मिल जाएगा जो कि इसको जनरेट करेगा, ठीक है। तो वहाँ से ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट आया है। फिर तभी इसने कहा अगर A इरेड्यूसिबल नहीं है तो कोई और इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपको P1 मिल जाएगा सच दैट जो P1 है वो किसको डिवाइड करेगा? A को डिवाइड करेगा। P1 A को डिवाइड करता है, इसका मतलब A को आप P1 इंटू A1 समथिंग लिख सकते हो। A1 आपने कोई और एलिमेंट उठा लिया। अब A1 पे कंडीशंस A की हम बात कर चुके हैं, P1 की हम बात कर चुके हैं। अब अगर A1 इरेड्यूसिबल है तो A1 तो A को ध्यान रखना, A1 अगर इरेड्यूसिबल है तो इसका मतलब A को आप प्रोडक्ट फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स लिख सकते हो क्योंकि P1 क्या है? इरेड्यूसिबल एलिमेंट। और A1 भी अगर इरेड्यूसिबल हो जाता है तो A को आप फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट लिख पा रहे हो। बात कब है? अगर A1 इरेड्यूसिबल नहीं है तो हम ये क्लेम करते हैं कि ये ना तो ज़ीरो है और ना ही यूनिट है, यानी नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है। क्यों हमें ये दिखाना है? क्योंकि अगर A1 ज़ीरो हो गया तो A ज़ीरो हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर A1 यूनिट हो गया तो A इज इक्वल टू A1 इंटू P1, और A1 यूनिट है तो ये तो एसोसिएट्स की कंडीशन है ना कि आप उनको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि उनमें से एक यूनिट है तो वो जो बच गए वो एसोसिएट्स होते हैं। और अगर वो एसोसिएट्स हैं, A और P1 एसोसिएट्स हैं और P1 क्या है? इरेड्यूसिबल है। तो एसोसिएट्स की तो सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो A भी इरेड्यूसिबल हो जाएगा, लेकिन A1 इरेड्यूसिबल है नहीं, तो इसका मतलब वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट ही होना चाहिए। अगेन, फॉर नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट A1 विच इज़ नॉट इरेड्यूसिबल, यहाँ तक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने सिर्फ ये बताया है कि क्यों वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों वो यूनिट नहीं हो सकता। अब इसी से आगे हम चलेंगे। क्या था कि A1 अगर रिड्यूसिबल नहीं है तो A1 अगर रिड्यूसिबल नहीं है तो कोई और इरेड्यूसिबल एलिमेंट P2 मिल जाएगा सच दैट वो A1 को डिवाइड करेगा। पिछले लेमा से हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कि अगर आपको एक इरेड्यूसिबल नहीं मिल रहा है तो उस वाला जो आइडल है वो मैक्सिमल नहीं है, तो वो मैक्सिमल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा मैक्सिमल आइडल मिल जाएगा और वो मैक्सिमल आइडल जिससे जनरेट होगा वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपको मिल जाएगा।
वहाँ हम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख रहे थे, यहाँ ये डायरेक्टली लिख रहा है कि अगर कोई एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है तो दूसरा इरेड्यूसिबल एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता है। अब P2 एग्जिस्ट करेगा जो A1 को डिवाइड करेगा, वही काम यहाँ कर लो। A1 को डिवाइड करता है तो A1 को A2 इंटू P2 लिख सकते हो। अब A1 की वैल्यू रख दो, ये क्या था, A इज इक्वल टू A1 P1 था, तो यहाँ वैल्यू रखी आपने A1 की, तो A2 P1 P2 हो गया। अब P1 और P2 ये तो इरेड्यूसिबल है ही। अब A2 अगर इरेड्यूसिबल है तो रुक जाओ, फाइनाइट नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, काम हो गया। इरेड्यूसिबल अगर वो नहीं है तो दोबारा से फिर एज अदरवाइज वी विल कंटिन्यू एज बिफोर टू एक्सप्रेस दिस। ठीक है, यानी कंटिन्यू करेंगे, फिर हम A2 को किन्हीं दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर वही काम हम इसके लिए करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको बहुत सारे आइडियल्स मिल जाएंगे। A से जनरेट होता है, फिर A1 से जनरेट होने वाला मिलेगा, फिर A2 से जनरेट होने वाला मिलेगा, फिर A3 से जनरेट होने वाला मिलेगा, जैसे पीछे मिला था। यही किया था ना हमने, पहले हमें A से जनरेट होने वाला हमने लिया था, फिर S2 लिया था जो P1 से जनरेट होता था, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी आपको क्या हुआ, आइडल्स की असेंडिंग चेन मिल गई। लेकिन आपको ये पता है कि अगर वो यूनिक प्रिंसिपल आइडल डोमेन है और आपको एक असेंडिंग चेन मिल रही है तो वो टर्मिनेट होगी, यानी कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट हो जाएगी। सिर्फ आपको फाइनाइट नंबर ऑफ आइडल्स ही वहाँ पे मिलेंगे। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन, कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट ज़रूर होगी। Pn इंटू AN की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी आप इसको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, उसकी सेकंड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कंडीशन तो हमने दिखा दी कि आप इसको फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड क्या थी कि अगर आप इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो क्या होगा, n m के इक्वल होगा, और दूसरा हर कोई pi किसी न किसी qj के एसोसिएट होगा। अब A को आप क्या लिख रहे हो, P1 इंटू Pn, मतलब P1 P2 P3 एंड सो ऑन अप टू Pn, और इसको Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन अप टू Q1। अब ये दो फैक्टराइजेशंस हैं इसकी, जहाँ पे ये सारे इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं। अब A इसके भी इक्वल है और A इसके भी इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। P1 को यहाँ अलग रख लो, ये किसके इक्वल है, P1 की किसे मल्टीपल के, तो P1 इसको डिवाइड करेगा। अब वही बात है, P1 जो है कैसा है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट है, और इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या कहता है, अगर वो इन सब की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है तो किसी ना किसी एक को तो ज़रूर डिवाइड करेगा, या तो Q1 को या Q2 को या Q3 को या Qm को। कोई एक मान लो, आपने मान लिया वो Q1 को ही डिवाइड करता है, यानी Q1 को आप P1 इंटू U1 लिख सकते हो। अब P1 क्या था, इरेड्यूसिबल था, और U1 क्या है, एक यूनिट है। इसका मतलब P1 और Q1 क्या है, एसोसिएट्स। रीज़न क्या है, देखो ये क्या है, Q1 को आप P1 इंटू U1 लिख पा रहे हो, जहाँ पे U1 एक यूनिट है, तो P1 और Q1 क्या हो गए, एसोसिएट्स। और जो P1 है वो इरेड्यूसिबल है, तो एसोसिएट्स तो एक दूसरे की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है ना उनकी, अगर ये इरेड्यूसिबल है तो Q1 भी इरेड्यूसिबल होगा। तो ये क्या है, एसोसिएट्स है, इतना तो हमें पता चल गया। इरेड्यूसिबल तो हमें पता ही था। देखो देखो, ये वो चीज़ है, U1 जो है वो यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है, U1 यूनिट है और Q1 को आप P1 इंटू U1 लिख पा रहे हो, तो P1 और Q1 एसोसिएट्स हो गए, डायरेक्टली ये चीज़ आ गई। इसका मतलब P1 से लेके Pn तक की प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q1 से लेके Qm तक की प्रोडक्ट थी ना, Q1 की जगह हमने वैल्यू रख दी P1 इंटू U1, P1 से P1 हो गया कैंसिल, ये सिर्फ ये चीज़ बच गई। इन द सिमिलर वे, बिल्कुल सेम वे से स्टार्टिंग विद P2, जैसे हमने वहाँ किया ना, यहाँ से P1 कॉमन लिया, फिर P2 उनको डिवाइड करता है, फिर हमने दिखा दिया P1 और Q1 एसोसिएट्स हैं। फिर नेक्स्ट में इस यहाँ पे P2 को कॉमन ले लो, फिर आप दिखा दोगे कि P2 और Q2 एसोसिएट्स हैं, एंड सो ऑन। अब ये क्या है, इरेड्यूसिबल्स हैं। इरेड्यूसिबल्स हैं, इसका मतलब क्या है, M और N इक्वल होंगे, यानी P1 Q1 के साथ एसोसिएटेड होगा, P2 और Q2 एसोसिएट्स होंगे, P3 एंड Q3 एसोसिएट्स होंगे, और लास्ट में ये इक्वल ही होगा, तभी तो वो फिर एक दूसरे के इक्वल होते जा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा थोड़ी आएंगे किसी के अंदर। तो दिस प्रूव्स द यूनिकनेस, इससे हमें क्या पता चला, यूनिकनेस का। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या बन गया, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहाँ से आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।